तो बच्चों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद एवं वाक्य रूपांतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद सीखने से पहले जरूरी है कि वाक्य कहते किसे हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तब आगे चल करके हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा कि वाक्य कहते किसे हैं। जैसा कि आप सब भली भांति जानते हो कि जो वाक्य है यह शब्दों के मेल से बने होते हैं जो अपने आप में कुछ न कुछ अर्थ को बताते हैं। अर्थ बताते हैं, ऐसे ही शब्द की बात की गई है। और जो अर्थ बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं सार्थक शब्द। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनती है कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में अर्थ प्रकट करता हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य यानी कि शब्दों का जो समूह है, समूह इकट्ठा होकर के जब कोई अर्थ, कोई मीनिंग दर्शाता है, तब उसे ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, तो वाक्य के कुल दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके अर्थात कर्ता के बारे में, वहां संज्ञा हो अथवा सर्वनाम हो, तो जिसके बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए, उद्देश्य अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम, उसके बारे में जो क्रिया हो रही हो, जो कुछ बताया जा रहा हो, उसे ही हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो बच्चा सो गया, यह एक वाक्य है जो कि अलग अलग शब्दों से मिलकर पद बना, पद से वह वाक्य बना। तो बच्चा सो गया, बच्चा यह एक संज्ञा है और कर्ता है, इसलिए इसे हम उद्देश्य कहते हैं। सो गया यह बच्चे के द्वारा किया गया कार्य है, क्रिया है, तो इस क्रिया को हम विधेय कहते हैं। अर्थात इस उदाहरण से एक चीज तो स्पष्ट होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम को ही हम उद्देश्य कहते हैं और उसके द्वारा जो की गई क्रिया है उस क्रिया को हम विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही हम वाक्य रूपांतर कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि रचना के आधार पर वाक्य के केवल तीन भेद हैं। सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। तो शुरुआत करते हैं हम सरल वाक्य से कि सरल वाक्य कहते किसे हैं, अर्थात सिंपल सेंटेंस। तो सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। इससे पहले जो हमने सेंटेंस पढ़ा था कि बच्चा रो रहा है, तो हमारा एक सरल वाक्य है क्योंकि वहां पे एक ही कर्ता है और उसके द्वारा की गई क्रिया भी एक ही है। तो एक ही कर्ता, एक ही क्रिया के मेल से जो वाक्य बनता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, सरल वाक्य में दो कर्ता भी होते हैं लेकिन क्रिया तो एक ही होती है, अतः इसे सरल वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कछुए ने खरगोश को हराया। यहाँ हम देख सकते हैं कि कछुए ने, यह एक संज्ञा है, यह हमारा उद्देश्य है और विधेय एक हो रहा है, क्रिया हो रही है खरगोश को हराने की, अर्थात उद्देश्य भी एक है और क्रिया भी एक है, इसलिए यह सरल वाक्य बनता है। नौकर ने समय पर काम पूरा किया। नौकर ने, यह हमारा उद्देश्य है और क्रिया हो रही है समय पर काम पूरा करने की, और यह हमारा उद्देश्य और एक विधेय है। तो इस प्रकार से एक उद्देश्य है और एक विधेय है, अतः यह हमारा सरल वाक्य बनता है। ड्राइवर जब से बस लेकर नहीं आया, अर्थात कि जो ड्राइवर है वो हमारा कर्ता है, संज्ञा है और समय से बस लेकर न आने की क्रिया हो रही है, इसलिए यह हमारा बनता है विधेय और कहलाता है सरल वाक्य। पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। अब देखिए, क्रिया हो रही है पक्षी के द्वारा और क्रिया कौन सी हो रही है, शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आने की क्रिया। तो हमारा उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है, अतः यह हमारा सरल वाक्य बनता है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह क्या है, सर्वनाम है,
अर्थात कर्ता है। वो क्रिया, इस कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वह है पुस्तक पढ़ने की। तो एक उद्देश्य, एक विधेय। तो इस प्रकार से ये हमारा सरल वाक्य बना। सूरज उग रहा है। अब क्रिया हो रही है सूरज के द्वारा। क्रिया कौन सी हो रही है? उगने की क्रिया हो रही है कि सूरज उग रहा है। तो एक कर्ता है और एक क्रिया अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य एकदम इजी शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम आते हैं नंबर 2 पर, संयुक्त वाक्य अर्थात कंपाउंड सेंटेंस। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक, अब योजक के रूप में क्या, या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, इन योजकों के द्वारा वाक्य जुड़े होते हैं तो वहां संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अर्थात कि इन संयुक्त वाक्य में कम से कम 2 अथवा 2 से अधिक वाक्य होते हैं और ये वाक्य इन संयोजकों के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अर्थ ही होता है जोड़ना। आइए उदाहरण के द्वारा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। अब सबसे पहले इसे हम 2 सरल वाक्यों में विभाजित कर देते हैं। तो पहला वाक्य हमारा बनता है कि आप नाटक देखने जाएंगे और दूसरा वाक्य बनता है कि आप सिनेमा देखने जाएंगे। अब इन दोनों वाक्यों को योजक के रूप में या के माध्यम से इसे जोड़ दिया गया है, इसे संयुक्त कर दिया गया है कि आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। तो इसलिए यह कहलाता है संयुक्त वाक्य। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। अब देखिए 2 क्रिया हो रही है, एक हो रही है मरीज के फल खा लेने की और दूसरी खिचड़ी से काम चलाने की। तो यहाँ पे 2 वाक्य है, इन दोनों वाक्यों को योजक के रूप में अथवा के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर न आ सका। देखिए यहाँ पर क्रिया 2 हो रही है। एक तो मदन को बस न मिलने की पहला वाक्य हुआ, दूसरा वाक्य है कि मदन समय पर घर न आ सका। ये 2 वाक्य है और इन दोनों वाक्यों को संयुक्त बनाने के लिए योजक के रूप में इसलिए का उपयोग किया गया है। तो मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर न आ सका। अगले वाक्य में भी हम देख सकते हैं कि 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य है कि हम दोनों मंदिर गए, दूसरा वाक्य है हम साथ साथ पूजा की। तो इस प्रकार से हम दोनों मंदिर गए और हम दोनों ने साथ साथ पूजा की, इन दोनों वाक्यों को संयुक्त बनाने के लिए और योजक का उपयोग किया गया है, इसलिए यह हमारा संयुक्त वाक्य कहलाया। बादल घिरे और बरसात न हुई, 2 क्रिया हो रही है, बादल का घिरना, बरसात का न होना। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किंतु योजक का उपयोग किया गया है। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। पहला वाक्य है कि वह दिन भर काम करता रहा और दूसरा वाक्य है कि उसका काम पूरा न हो सका। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, संयुक्त करने के लिए परंतु योजक का उपयोग किया गया है। बाजार से कलम लाना, यह हमारा पहला वाक्य है, इसे हम उपवाक्य कह सकते हैं। और बाजार से पेंसिल अवश्य लाना, ये दूसरा हमारा उपवाक्य है। और इन दोनों उपवाक्यों को एक ही वाक्य में जोड़ने के लिए योजक के रूप में तथा का उपयोग किया गया है। तो बाजार से कलम लाना तथा पेंसिल अवश्य लाना। और अंत में हम देखते हैं कि उसने मेट्रो की सवारी की, पहला वाक्य है कि उसने मेट्रो की सवारी की और दूसरा वाक्य है उसने एसी का आनंद लिया। तो इस प्रकार से उसने मेट्रो की सवारी की एवं एसी का आनंद लिया। एवं के स्थान पर हम और शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं कि उसने मेट्रो की सवारी की और एसी का आनंद लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि या, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, तथा, एवं, इन योजकों के माध्यम से हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। नंबर 3,
मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्र वाक्य का अर्थ ये होता है मिश्र अर्थात इकट्ठा। जैसे कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हो परंतु उनमें से एक मुख्य प्रधान वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि इन मिश्र वाक्यों को बनाते समय जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक, तब तक, जिन्हें उन्हें, इस प्रकार के संयोजकों का उपयोग करके मिश्र वाक्य बनाया जाता है। आइए समझते हैं कि उपवाक्य और आश्रित वाक्य में यानी कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। वो किसे कहते हैं इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी घर लौट आना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक उपवाक्य यह बनता है माँ ने कहा, दूसरा उपवाक्य बनता है कि शाम को जल्दी लौट आना। लेकिन माँ ने जो कहा है यह हमारा प्रधान उपवाक्य है और शाम को जल्दी घर लौट आना या शाम को जल्दी लौट आना यह इस वाक्य पर आश्रित है, इसलिए इसे हम आश्रित वाक्य कहते हैं और योजक के रूप में की का उपयोग किया गया है। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। क्रिया हो रही है एक घर पहुंचने की और दूसरी क्रिया हो रही है वर्षा के शुरू होने की, अर्थात यह हमारा एक प्रधान उपवाक्य है और यह हमारा आश्रित उपवाक्य है कि जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यह हमारा एक मुख्य उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है और यह इस पर आश्रित है कि जब घर पहुंचा तब बिजली चमकने लगी। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए। योजकों के रूप में देखिए जब तब जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है और एक हमारा प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है कि जब अधर्म बढ़ा तब ईश्वर ने धरती पर अवतरित लिया या अवतरित हुए। जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब पैदा होती है। हमारा जो प्रधान उपवाक्य है सिंचाई की व्यवस्था और उस पर आश्रित है फसलों का पैदा होना, यानी फसलें खूब पैदा हुई और जहां जहां वहां वहां जैसे शब्दों का उपयोग करके मिश्र वाक्य बनाया गया है कि जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब पैदा होती है। हमने वाक्य के रचना के आधार पर हमने वाक्य के 3 अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम रचना के आधार पर ही वाक्य रूपांतर अथवा तो रचनांतरण के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में किस प्रकार से बदलते हैं। आइए सीखते हैं। देखिए हमारा पहला है सरल वाक्य कि धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। अब देखिए लोग ये हमारा संज्ञा अथवा सर्वनाम है और घरों से बाहर निकलने की क्रिया हो रही है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो इस प्रकार से यह एक उद्देश्य है और एक विधेय है, अतः हमारा संयुक्त वाक्य कहलाया। लेकिन जब हम योजक के रूप में और शब्द का उपयोग करते हैं और वाक्य को कुछ इस प्रकार से संयुक्त वाक्य बनाते हैं कि धमाका हुआ और लोग घर से बाहर निकल आए, तो इस प्रकार से हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। और इसी संयुक्त वाक्य को यदि हमें मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना रहा तो जैसे ही धमाका हुआ लोग घरों से बाहर निकल आए। अब आप देख सकते हो कि धमाका का होना, लोगों का बाहर निकलना, तो यह इस पर आश्रित वाक्य है, इसलिए हमारा मिश्र वाक्य बनता है। पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया। देखिए बच्चे के मुंह में और पानी का आना, तो यह बच्चा जो है यह हमारा उद्देश्य, अर्थात ये पूरा वाक्य ही उद्देश्य है और यह मुंह में पानी आने की
क्रिया हो रही है, एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए सरल वाक्य कहलाता है। बच्चे ने पका आम देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। तो देखिए, पका आम देखा और मुंह में पानी आ गया, तो संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों में हमें इसे कन्वर्ट किए कि बच्चे ने पका आम देखा और बच्चे के मुंह में पानी आना। और और संयोजक के रूप में हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे ही बच्चे ने पका आम देखा, बस उसके मुंह में पानी आ गया। तो इस प्रकार से हम इसे मिश्र वाक्य बनाते हैं। और भी कुछ उदाहरण हमारे पास है, उन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मोहन हंसकर बोला। मोहन एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए संयुक्त वाक्य। लेकिन मोहन हंसा और बोला, तो हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। वह मोहन है जो हंसकर बोला। अब जो, तो जैसे शब्दों के माध्यम से हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। तुम पढ़कर सो जाना। तुम पढ़कर सो जाना, एक उद्देश्य और एक विधेय, इसलिए सरल वाक्य। अब तुम पढ़ लेना और तुम सो जाना, अर्थात और सो जाना, तुम पढ़ लेना और सो जाना है हमारा संयुक्त वाक्य। जब तुम पढ़ लेना तब सो जाना मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब और तब जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, अतः यह मिश्र वाक्य कहलाता है। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। आप देख सकते हो कि बादल का घिरना, मोर का नाचने लगना, तो नाचने लगना ये क्रिया हो रही है, अर्थात ये हमारा विधेय है। और बादल घिरते ही मोर, मोर हमारा करता है, अर्थात यह उद्देश्य है, तो इसलिए हमारा सरल वाक्य बनता है। लेकिन बादल घिरे और मोर नाचने लगे, तो आपका बनता है संयुक्त वाक्य। जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगे, अथवा तो जैसे ही बादल घिरे तब मोर नाचने लगे, ये आपका मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वैसे ही शब्दों का उपयोग किया गया है। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, हमारा सरल वाक्य है, क्योंकि क्रिया हो रही है सूरज के करता है सूरज, अब उसके निकलते ही फूल का खिलना, ये हमारा विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय होने के कारण सरल वाक्य है। लेकिन जब इसे हम दो भागों में विभाजित कर दें, दो वाक्यों में, कि सूरज निकला और फूल फूल खिल उठे, तो हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। और अंत में देखते हैं कि जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे, तो आप देख सकते हो कि जैसे शब्द का उपयोग किया गया कि जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे, तो इसलिए हमारा बनता है मिश्र वाक्य। तो बच्चों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको सरल से सरल शब्दों में वाक्य रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन या रूपांतर को मैं समझा सकूं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।